नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। भारत नशे की लत का जो कारोबार है भारत में वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2011 से 2013 तक के 3 साल की अवधि में ड्रग्स की जब्ती 455% बढ़ गई है। परेशानी ये भी है कि नशे के आदी 12% लोगों की उम्र 15 साल से कम है। जी हाँ, तो नशे की लत के शिकार लोगों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक देश में 7 करोड़ 30 लाख लोग नशे की गिरफ्त में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की स्थिति तो और भी खराब है। यहाँ करीब 67% आबादी नशे की गिरफ्त में है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की इस रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी रिपोर्ट पंजाब को बदनाम कर रही है। राज्य में नशे की लत को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। लहलाती फसलें, अनाज उगलते खेत, उन्नत खेती और संपन्नता, ये पहचान रही है पंजाब की। 70 के दशक में हरित क्रांति को कामयाब बनाने में पंजाब के मेहनती किसानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके चलते देश और दुनिया में इस राज्य की एक अलग पहचान बनी और पंजाब को ब्रेड बास्केट का नाम मिला। कभी अपने बूते पूरे देश का पेट भरने का मादा रखने वाला पंजाब बीते 2 दशकों से नशे की चपेट में है। बड़ी तादाद में यहाँ के नौजवान नशे का शिकार हो रहे हैं। अफीम, हेरोइन, कोकेन, सिंथेटिक ड्रग्स जैसे यहाँ आम हो चले हैं। पंजाब में नशे की समस्या कितनी भयावह हो चुकी है, इसका अंदाज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की इस रिपोर्ट से लगता है। इसके मुताबिक पूरे देश में 7 करोड़ 30 लाख लोग नशे के आदी हो चुके हैं। इनमें से 70% लोग पूरी तरह नशे की जद में हैं। नशे से पीड़ित लोगों की तादाद सबसे ज्यादा पंजाब में है। राज्य में करीब 67% लोग नशे की गिरफ्त में हैं, यानी करीब 10 लाख लोग। 2800 लोग रोज मरते हैं सिर्फ तंबाकू सेवन से। ये WHO की फाइंडिंग्स रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। 10 लाख लोग तंबाकू के सेवन से हर वर्ष मर जाते हैं भारत में, पर हम उसको नशा मान के तैयार नहीं हैं। शराब एक बहुत भयानक समस्या है। हर 5वां आदमी इस दिल्ली शहर के अंदर शराब से पीड़ित है। पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर ड्रग्स की समस्या बढ़ी है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां ये कंट्रोल्ड हो रहा था, फिर से उसमें इजाफा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हेरोइन की लत के शिकार सबसे ज्यादा 19% युवा पंजाब में हैं, जबकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यह तादाद 10% है। इंजेक्शन से नशा करने वालों की सबसे ज्यादा तादाद महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब में है। सूंघ कर नशा करने के लती मध्य प्रदेश में करीब 66 और हरियाणा में 46% लोग हैं। देश में गांजे के आदी लोगों की तादाद 90 लाख से ज्यादा है। भांग के आदी किशोरों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तराखंड में करीब 70, हरियाणा में 63 और दिल्ली में 34% है। जहाँ के लोग अपने स्पोर्ट्स में और बाकी जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसमें बहुत आगे थे, आज वो काफ़ी पिछड़ गए हैं ड्रग एब्यूज़ की वजह से। काफ़ी सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे एक बड़ा सा एग्जांपल दिया जाता है अमृतसर के नज़दीक, जहाँ पे आज 300 विडोज़ हैं जिनके जो हस्बैंड्स हैं वो ड्रग अब्यूज़ की वजह से इस दुनिया से जा चुके हैं, और अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इसका प्रभाव है। पंजाब में नशे के बढ़ते मामलों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के हालिया बयान ने पंजाब की सियासत को खासा गरमा दिया है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने गहलोत के बयान को पंजाब को बदनाम करने वाला बताया। उन्होंने राज्य में नशे की लत में कमी का दावा किया। इतना ही नहीं, प्रकाश सिंह बादल ने राज्य में बढ़ते नशे के कारोबार के पीछे बीजेपी शासित राज्यों को जिम्मेदार बताया। दरअसल पंजाब में नशे के बढ़ते मामलों पर पहले भी सियासत खूब होती रही है।
पंजाब में नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 28 नए नशा मुक्ति केंद्रों को मंजूरी दी है। अमिताभ अरुण दुबे के साथ प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी। और दुनिया भर में हर साल लाखों लोग नशे की चपेट में आ जाते हैं। खासतौर पर युवाओं में नशे के प्रति रुझान बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक लोग न सिर्फ ड्रग्स के फंदे में फंसते जा रहे हैं, बल्कि हर साल लाखों लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के सोचना है क्या जो होना है होगा, चल पड़े है फिक्र यार धुएं में उड़ा के। युवाओं में सिगरेट और ड्रग्स को लेकर बढ़ता लगाव आज भयावह स्थिति की ओर इशारा करता है। कई दफा स्टाइल के चक्कर में आकर लोग इसका दामन थाम लेते हैं, फिर धीरे धीरे उनका शरीर नशे का इस कदर आदी हो जाता है कि लत से छुटकारा पाना आसान नहीं रह जाता। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2012 में दुनिया में 24 करोड़ 30 लाख लोग इसकी गिरफ्त में फंसे हुए थे, जो दुनिया की आबादी का 5.2% है। जाहिर है मामला बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस समय जो हमारे देश में स्थिति है, ये एक बड़ी कंपैरेटिव सी सिचुएशन है। इसको अगर पूरे विश्व के तौर पे आंका जाए तो पूरे विश्व में कम से कम 208 बिलियन लोग हैं जो ड्रग के एडिक्ट्स हैं, जहां ड्रग अब्यूज़ चल रही है। उसमें से 19 मिलियन तो सिर्फ यूएसए में ही हैं। अगर उस आंकड़े से देखा जाए तो अपने देश में कंपैरेटिवली ये बहुत कम है। दुनिया भर में नशे का ये जाल घटने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया की कई एजेंसियों और सरकारों ने नशा मुक्ति के लिए कई मुहिम चलाई, लेकिन उसमें फिलहाल कामयाबी हासिल होती नहीं दिख रही। आलम यह है कि हर साल औसतन 1,83,000 लोग नशे की चपेट में आकर जान गंवा देते हैं। इसके साथ ही बड़ी आबादी ऐसी है जिन्हें HIV और हेपेटाइटिस C का संक्रमण झेलना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और WHO के साझा आकलन के मुताबिक दुनिया में 17 लाख लोग ड्रग्स के चलते HIV से पीड़ित हैं। सुइयों से ड्रग्स लेने वालों में 13% लोग HIV की चपेट में हैं। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि सबसे ज्यादा जिन 2 इलाकों में लोग ड्रग्स के कारण HIV संक्रमण से पीड़ित हैं, उनमें दक्षिण और पश्चिम एशिया के अलावा पूर्वी और दक्षिणी यूरोप के देश हैं। भारत दक्षिण एशिया का हिस्सा है, लिहाजा खतरे का स्तर यहाँ कहीं ज्यादा दिख रहा है। इन इलाकों में ड्रग्स लेने वालों की आधी आबादी हेपेटाइटिस C से पीड़ित है। Is causing money laundering. It's a health hazard which is leading to several diseases which include HIV. So it's a big health hazard. It's a big social remedy which it's a big social problem which needs a remedy. So इसके लिए, इसको address करने के लिए हमारी government ने in line with the United Nations, we've ratified the United Nations Convention Treaty. We are one of the members of the United Nations Convention Treaty and therefore we have enacted that act. युद्ध की मार झेल रहे अफगानिस्तान जैसे देशों में हालात और भी विकराल हैं। वहाँ ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का बाजार पूरे देश में फैला हुआ है। सरकार की कोशिशों के बावजूद नकेल नहीं कसी जा सकी। दुनिया में सबसे ज्यादा 17 करोड़ लोग भांग और गांजा का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके बाद दूसरे नंबर पर अफीम आता है। करीब 3 करोड़ 30 लाख लोग इसका सेवन करते हैं। ATS ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 3 करोड़ 44 लाख है, जबकि 1 करोड़ 72 लाख लोग कोकीन की चपेट में हैं। इनमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं, जिनके बूते कोई देश तरक्की और विकास के सपने देखता है। प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी। और पूरी दुनिया में नशे का कारोबार एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। यही नहीं, पेट्रोलियम पदार्थों और हथियारों के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा कारोबार बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नशे का धंधा करीब 5,000 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। नशे के अवैध कारोबार के चलते दूसरे अपराधों में भी खासा इजाफा हुआ है। देश में तेजी से फैलते नशे के जाल के चलते नशे की लत का शिकार होने वालों की तादाद भी बढ़ रही है।
भारत के लिहाज से बुरी खबर यह है कि हमारे देश में दशक दर दशक नशे का अवैध कारोबार बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, अवैध तौर पर मादक पदार्थों का उत्पादन करने वाले दक्षिण एशियाई देशों की सूची में भारत टॉप 20 में शुमार है। मादक पदार्थों का अवैध उत्पादन करने वाले देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार का भी नाम है। पूरी दुनिया में बोलीविया, वेनेजुएला और म्यांमार जैसे देश नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए कुख्यात हैं, तो अफगानिस्तान में सालाना सबसे ज्यादा करीब 4,500 मीट्रिक टन अफीम पैदा होता है। और वेस्ट में जब वो गया तो वेस्ट वालों, क्योंकि वेस्ट की समस्या नहीं थी, गया यहाँ एशिया से ही, हिंदुस्तान में अफीम होती है और स्मगलिंग ये पाकिस्तान के बॉर्डर से हुई और इसको कन्वर्ट करके इन्होंने हीरोइन जब भेजना चालू किया तो वहाँ पे अमेरिका में बहुत युवा मरे इससे। भारत में बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में तस्करी के जरिए नशे का जहर आता है। मादक पदार्थों की सबसे ज्यादा तस्करी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होती है, जिसका मुख्य केंद्र भारत पाक सीमा है। देश में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में सबसे ज्यादा अफ्रीकी और अफगानी तस्कर सक्रिय बताए जाते हैं। ये सभी दिल्ली को ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अफीम से जो पैसा आता है हेरोइन बनाने से और बाकी नशा ड्रग्स बनाने से, उस पैसे को चैनलाइज किया जाता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में। और इसके लिए कुछ पड़ोसी देश के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो खुफिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंत्र हैं, वो हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए इसको अपने टेररिस्ट नेटवर्क से, माफिया के नेटवर्क से इस देश में डालते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा नशे का अवैध कारोबार करने वाले शहरों की सूची में मुंबई और दिल्ली सबसे ऊपर है। 2012 में मुंबई में नशा व्यापार और तस्करी के सबसे ज्यादा 1512 मामले दर्ज हुए, जबकि दिल्ली में ये आंकड़ा 829 था। कानपुर में 551, अमृतसर में 457 और कोटा में 242 मामले दर्ज किए गए। 2011 की तुलना में ये आंकड़ा 13.4% ज्यादा था। ज्योग्राफिकली स्पीकिंग गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट और नेपाल का पूरा इलाका ये ड्रग से भरा हुआ है और हर ढंग के ड्रग्स यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होते हैं। एक्सेप्ट कोकेन यहाँ नहीं होता है, इसकी पैदाइश कोका की नहीं होती है यहाँ पे। देश में नशे के व्यापार और तस्करी का नेटवर्क पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में फैला हुआ है। भारत में हीरोइन जम्मू कश्मीर, अमृतसर और राजस्थान की सीमा से लाई जाती है। वहीं मनाली से चरस तो गांजा ओडिशा और झारखंड से लाया जाता है। एनसीआरबी के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा ड्रग्स की तस्करी होती है। 2012 में यहां 10,220 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि यूपी में 6,755, महाराष्ट्र में 1,903, तमिलनाडु में 1,402, राजस्थान में 1,115 और जम्मू कश्मीर में 441 मामले दर्ज हुए। 2011 से 2013 के बीच देश में नशीले पदार्थों की जब्ती 455% तक बढ़ी। इस दौरान करीब 1,05,153 टन अवैध नशीले पदार्थ जब्त किए गए। यदि भारतीय सीमा पर अवैध तस्करी की बात करें तो बांग्लादेश की सीमा पर सबसे ज्यादा 1,607 मामले दर्ज हुए, जबकि नेपाल सीमा पर 779, म्यांमार सीमा पर 317 और पाकिस्तान से सीमा पर 120 तस्करी के मामले दर्ज किए गए। प्रणब गोस्वामी के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या कहता है हमारा कानून और क्यों है बदलाव की जरूरत। साइंस की खबरें हो या तकनीकी उलझन। नमस्कार, विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। विज्ञान की फिल्में हो या फिर अन्वेषण। जर्मनी में भारतीय मूल के वैज्ञानिक और उनकी टीम ने हृदय रोग और फेफड़ों के रोग से संबंधित शोध में एक बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों से मुलाकात, सब कुछ एक साथ। देखिए हर हफ्ते ज्ञान विज्ञान सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
देश में नशीले पदार्थों के सेवन और रखने को लेकर कई कानून हैं। इसके बावजूद नशे के कारोबार और इसका सेवन करने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। जानकार मानते हैं कि मौजूदा कानून ड्रग्स के कारोबार की रोकथाम के लिए काफी नहीं है और इसमें सुधार की जरूरत है। भारत में नशे पर काबू पाने की कोशिश आजादी के पहले की रही है। देश में 1857 में अफीम अधिनियम बना। इसमें 3 साल की सजा और गलती दोहराए जाने पर 4 साल की सजा का प्रावधान था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के लिए वैश्विक घोषणा पत्र में ड्रग्स के मसले को प्रमुखता से उठाया गया और धारा 25 में प्रावधान किए गए। इसके बाद कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961 और कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971 बनाया गया। 1.5 दशक बाद भारत ने भी इस पर अलग से कानून बनाया और ड्रग्स की बढ़ती चुनौतियों से निपटने की दिशा में मजबूत पहल की। हमने एक नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 बनाया। अब ये 1985 का जो एक्ट है, जिसको बहुत पॉपुलरली, जिसको बहुत कॉमनली हम लोग कहते हैं कि नारकोटिक्स ड्रग एक्ट है ये, जिसको हम कहते हैं कि इसमें 3 अमेंडमेंट्स हुई हैं। यही एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट है। राष्ट्रीय ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम 1985 में विस्तार से चर्चा की गई है। सरकार ने 2 तरह के अपराधों की पहचान की। पहला, प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की तस्करी, उत्पादन और वितरण, और दूसरा, इसका सेवन। सरकार ने इन दोनों मामलों की पड़ताल के लिए अलग अलग एजेंसियों का गठन किया। वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये एक रोकथाम की एजेंसी है जो ड्रग्स की एक तरह से इंटेलिजेंस एजेंसी है। ड्रग्स की ये एक पुलिस एजेंसी है एक तरह की, जो ड्रग्स के व्यापार को रोकती है, जो ड्रग्स के जो एक अंधेरा व्यापार जो चल रहा है उसके रोकथाम के लिए जो सारे कदम उठाती है। ये एक पुलिस एजेंसी है। राष्ट्रीय ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम 1985 में 3 श्रेणियों की चर्चा है। पहला, छोटी मात्रा में ड्रग्स का भंडारण, दूसरा, मध्यम मात्रा में ड्रग्स का भंडारण, और तीसरा, व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए भंडारण। कानून तोड़ने पर 1 साल से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। कानून में पुलिस की मनमानी रोकने की भी व्यवस्था है। ऐसे नहीं कि आप उसको कुछ भी जबरदस्ती, द पुलिस कैन नॉट इम्पोज इट्स वर्डिक्ट on the person who is found in possession of or in custody of the drug. 2 people की, 2 पंचों की ज़रूरत होती है, in the presence of whom that drug quantity will be measured. कई राज्यों में दवा बनाने के लिए अफीम की खेती होती है और सरकार इसके लिए लाइसेंस जारी करती है। नियम ये है कि फसल कटने के बाद किसान उसे सरकार के अलावा किसी दूसरे को नहीं बेच सकता। कई इलाकों में अफीम के कारखाने भी हैं जहां सरकार इससे कई रसायन बनाती है। इसके बावजूद इसकी तस्करी आम है। जानकारों के मुताबिक भारत में सजा की नरमी के चलते तस्करों के हौसले पस्त नहीं होते। सिंगापुर में है नो टॉलरेंस, मतलब किसी के पास अगर थोड़ी सी भी अफीम से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर उसके पास पाई गई तो उसके ऊपर बहुत त्वरित कार्रवाई की जाती है और मौत की सज़ा भी है। हमारे देश में चूँकि हमारे देश की कानून धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है और हमारे यहाँ पे मानवता और ह्यूमैनिटेरियन एंगल को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, इसीलिए यहाँ पे इतने कड़े इस तरह के कानून नहीं हैं। पिछले साल ड्रग्स कानून में संशोधन किया गया। बदले दौर में नए ड्रग्स की आमद और तस्करों के कामकाज में बदलाव से निपटने के लिए ये कदम उठाए गए, लेकिन अब तक मुफीद लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सका है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और नशे के बढ़ते दायरे को देखते हुए जागरूकता अभियान पर काफी जोर दिया जा रहा है। सरकार सहित कई एजेंसियों का मानना है कि जब तक लोग सचेत नहीं होंगे तब तक इस पर लगाम कसना मुश्किल है। नशे की गिरफ्त में आ चुके लोगों के लिए पुनर्वास पर भी काम करने की दरकार बताई जा रही है। प्रतिबंधित नशीले पदार्थों को लेकर देश में कई कानून बने हैं, लेकिन कारोबार तब भी फल फूल रहा है। तस्करों के ना तो मंसूबे कम हो रहे हैं और न ही मासूम बच्चे इससे बच पा रहे हैं। तंबाकू जैसे आसान नशा सामग्रियों से शुरू होकर लोग स्मैक और चरस के दलदल में फंस जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा किया जाता है वो तो सिगरेट का किया जाता है। शुरुआत जो है गेटवे जिसको कहते हैं हम, तो सिगरेट है।
स्कूल में बच्चे जब सिगरेट पीते हैं तभी अगर माँ बाप लोग या मास्टर लोग या समाज के लोग उनको अगर ये बताएं कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए तुमको, तो वो आगे चल के बड़ा नशा नहीं करते। जितने लोग भी नशा करते हैं 90% उनमें से शुरुआत उनकी सिगरेट से होती है। ड्रग्स कारोबार का नेटवर्क इतना मजबूत है कि प्रतिबंध के बावजूद लोग इसे ढूंढ ही लेते हैं। जानकारों के मुताबिक अभिभावकों और समाज को इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को धार देने के लिए कई तरह के सुझाव आ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इसे स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ड्रग्स के बारे में बच्चों को खासकर सबसे पहले टीचर्स को लर्न करना बड़ा ज़रूरी है। उनके साथ एक एजुकेशन का एक सिलसिला सरकार को चलाना चाहिए। हर साल लाखों करोड़ों लोग इसकी चपेट में आते हैं, लिहाजा प्रतिबंध के साथ साथ पुनर्वास पर ध्यान देने की जरूरत बताई जा रही है। जानकारों के मुताबिक नशा मुक्ति के लिए जरूरी है कि लंबे समय तक पीड़ित को निगरानी में रखा जाए। नशा छोड़ना सिर्फ नशा छोड़ के आपने नशा छोड़ दिया, इंजेक्शन लगाना कम कर दिया या हेरोइन पीना बंद कर दिया या सिगरेट भी पीना बंद कर दिया, तो उसके बाद आपकी तलब लगी रहती है। तो उसके लिए आपको डाइवर्शन करके आप कुछ ना कुछ दूसरा काम लगें, दूसरी चीज़ में मन लगाएं। और वो लोग जो खाली अगर बैठे रहेंगे तो फिर नशा करेंगे। तो पुनर्वास केंद्र हमारे यहाँ नहीं खुले, जितने भी खुले वो डिटॉक्सिफिकेशन खुले, डी एडिक्शन सेंटर खुले, पर पुनर्वास केंद्र नहीं खुले। दुनिया के कई मुल्कों में पुनर्वास की प्रक्रिया बेहद कारगर साबित हुई। लंबी निगरानी में रखने के बाद ड्रग्स पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा गया। हालांकि भारत में निगरानी की अवधि कम है और अब तक इस पर खास तवज्जो भी नहीं दी गई। प्रशांत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज़ादी के बाद से ही देश में नशे की समस्या और इसके खतरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। इस मसले को वक्त वक्त पर फिल्म, टीवी कार्यक्रमों और पत्रिकाओं में भी उठाया जाता रहा, लेकिन फिर भी नशे के खिलाफ लोगों में पूरी जागरूकता नहीं आई और ये समाज के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले चुका है। दिन ब दिन इसका खतरा और बढ़ता जा रहा है। 1971 में आई फिल्म हरे राम हरे कृष्ण ड्रग्स के बढ़ते खतरे की ओर इशारा थी, लेकिन समाज इस इशारे की गंभीरता को शायद नहीं समझ पाया। ये फिल्म नशे के खिलाफ एक जागरूकता आंदोलन को भी दिखाने की कोशिश थी। फिल्म आई थी हरे राम हरे कृष्णा, उसमें देवानंद ने जब दिखाया था कि दम मारो दम, तो वो शुरुआत थी, एक वो इशारा था कि भविष्य हमारा क्या होने वाला है। हालांकि 70 के दशक में गांजा और चरस का नशा ही बहुत बड़ा माना जाता था और फिल्म इसी नशे पर केंद्रित थी। लेकिन बाद के दौर में अफीम, हीरोइन, स्मैक, कोकीन, एटीएस आदि नशे का प्रचलन बढ़ा और दुनिया की बड़ी आबादी इसकी चपेट में आ गई। क्या अमीर, व्यापारी, फौजी, पुलिस, अफसर, छात्र, महिलाएं, प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, कलाकार और यहां तक कि डॉक्टर भी शराब के चंगुल से नहीं बच पा रहे हैं। भले ही समाज इस खतरे को अनदेखा कर रहा था, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी था जिसने नशे के खतरे को भांपा, इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया। सामाजिक कार्यकर्ता और फिजिशियन डॉक्टर हरीश भल्ला की पहल पर सरकार ने 80 के दशक में दूरदर्शन के जरिए लोगों को जागरूक करने और नशे के खतरे के प्रति आगाह करने की कोशिश की। नशे के खिलाफ अभियान पर आधारित अंधी गलियां नाम से प्रसारित कार्यक्रम लोगों में काफी लोकप्रिय रहा। आज हमारे देश में शराब के नशे की एक लहर सी दौड़ रही है। 25 वर्षों पहले 300 शराब पीने वालों में से एक शराबी, मतलब अल्कोहलिक, शराब का गुलाम होता था, पर आज 25 में से एक शराबी बन चुका है। दूरदर्शन की इस मुहिम को कई फिल्म निर्माता और निर्देशकों ने अपनी फिल्मों के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो इसी दौर में धर्मयुग समेत गंभीर पत्रिकाओं ने भी नशे के खतरे और इसके जाल से दुनिया को आगाह किया। प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी।
तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।